दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के, सिवाय तुम्हारी जंजीरों के तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स 1818-1883 जर्मनी, समाजशास्त्री विचारक। आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के यूनिट 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि में इस विचारधारा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की विचारधारा की क्लास में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विचारधारा की जो क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं और 4 क्लासें आज से पहले हो चुकी हैं। आज हमारी 5वें नंबर की क्लास है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी क्लासों में हमने इस विचारधारा को बहुत अच्छे से जाना है। और जो पहली क्लास थी उसमें हमने जाना है कि विचारधारा की मतलब पहला जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसकी भी पृष्ठभूमि को जाना है ना। इस यूनिट की जो पृष्ठभूमि है, जो इस यूनिट का बैकग्राउंड है, उसको जाना है, कहां से शुरुआत होती है, कहां से हम इसको जानते हैं। असल में इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक विचारधाराओं को पढ़ते हैं। जो राजनीतिक विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं उन सभी को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये सामने आता है कि हिंदी साहित्य की क्लास है, हिंदी साहित्य के हम बच्चे हैं, राजनीतिक विचारधाराओं को क्यों पढ़ें? राजनीतिक विचारधाराओं का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? इस क्वेश्चन को समझाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पहली क्लास में। और पहली क्लास में इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। शायद ही YouTube के अंदर तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो जाकर के देखें और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को यहां चीजें मिल रही हैं। और आप सभी को एक काम और करना है, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां तुम्हें PDF मिलती रहेंगी, वहां तुम्हें क्लास नोट्स मिलते रहेंगे, वहां तुम्हें इंफॉर्मेशंस अपडेट होती रहेंगी और वहां तुम्हारे साथ के जो दोस्त होंगे उनसे तुम डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और जो डाउट तुम्हारे बचेंगे उन डाउट्स को हम सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आगे बात? शुरू करें मार्क्सवादी विचारधारा को। तो मार्क्सवादी विचारधारा को शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो, जल्दी से लिख दो क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, और मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं। जो पुरानी क्लासें हैं, पुराने बच्चों ने देखी होंगी, उनको पता होगा कितने डिटेल में क्लासें चल रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं आज की अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को। ये कार्ल मार्क्स हैं, है ना। इनका जन्म होता है 1818 में और मृत्यु होती है 1883 में। कहां होती है बच्चा? जर्मनी में होती है। कहां बच्चा? जर्मनी में होती है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। अब एक चीज सामने आती है, कोई भी विचारधारा है, कोई भी बदलाव अपने आप नहीं होता, यूं ही नहीं हो जाता कि मुंह उठाए और चल दिए चलो भाई हम बदलाव करेंगे। ऐसा होता है क्या? चलो हम बदलाव करेंगे, हम इस चीज को बदलेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी विचारधारा अगर सामने आती है, कोई भी बदलाव अगर सामने आता है, कोई भी चीजों में परिवर्तन आता है, तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी वजहें उसके पीछे रहती हैं, बहुत बहुत बड़े कारण उसके पीछे होते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवाद ने यह विचारधारा क्यों दी? मार्क्सवाद ने बदलाव क्यों किया? मार्क्सवाद ने समाजशास्त्री विचारधारा क्यों रखी? मार्क्सवाद ने क्यों विरोध किया पूंजीपतियों का? मार्क्सवाद ने क्यों किसानों का, मजदूरों का समर्थन किया? क्यों उनको सपोर्ट किया? क्यों इन चीजों को उन्होंने सामने रखा? इन सभी चीजों के लिए हमें इसके बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, हमें इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। मार्क्सवाद का जन्म होता है 1818 में, लेकिन हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। हमें संपूर्ण यूरोप के समाज को समझना पड़ेगा। संपूर्ण यूरोप के समाज में क्या क्या विसंगतियां थी, जो इन विसंगतियों को सामने रख करके मार्क्सवाद ने, यानी कि कार्ल मार्क्स ने इन चीजों को सामने रखा है, इन विसंगतियों का विरोध किया है। हमें वो सब पढ़ना पड़ेगा। 1818 में नहीं, हमें 1818 से यानी कि 13वीं 14वीं शताब्दी से पहले जाना पड़ेगा। और 13वीं 14वीं शताब्दी के समय का, या 13वीं 14वीं शताब्दी से पहले का जो यूरोप था,
उसमें क्या क्या चीजें सामने आती थी, क्या क्या समाज में विसंगतियां थी, जिन सभी विसंगतियों को चलते 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 1818 में आकर के एक नया रूप ले लेता है, जिसको हम पूंजीवादी कहते हैं, जिनको हम पूंजीवाद कहते हैं। और उस पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोध जो करते हैं वो कार्ल मार्क्स ही करते हैं। अब ये विरोध क्यों सामने आता है, क्यों पूंजीपति हमारे ऊपर के यहां मतलब समाज में सामने आते हैं, इन सभी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उस समय का जो यूरोप का समाज था वो कैसा था, है ना। उस समय का जो समाज था बच्चा वो कैसा था, उसको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए बात क्या करते हैं, ये जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 में, मृत्यु होती है 1883 में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में होता है। कहां होता है बच्चा? जर्मनी में होता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी में, ठीक है, एक मध्य वर्गीय परिवार में होता है, ठीक है। बात करते हैं 1818 में जब इनका जन्म होता है, उसके बाद में, है ना, उसके बाद में कुछ चीजों को चलते, कुछ बातों के चलते, कुछ कारण के जरिए से इनको कार्ल मार्क्स को जर्मनी से निकाला जाता है। कार्ल मार्क्स को जर्मनी से निकाला जाता है। और बच्चा कार्ल मार्क्स जब जर्मनी से निकाल दिए जाते हैं तो कार्ल मार्क्स जाते हैं फ्रांस में। कहां जाते हैं बच्चा? फ्रांस में जाते हैं। फिर फ्रांस के बाद भी ये इंग्लैंड जाते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे हम इस निचोड़ में कह सकते हैं कि पूरे यूरोप ने, है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसने संपूर्ण यूरोप को छुआ है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण यूरोप के समाज ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को स्वरूप दिया है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को एक विकसित रूप दिया है, एक विकास दिया है, एक रूप दिया है ना। जब कार्ल मार्क्स को जर्मनी से निकाल देते हैं, फ्रांस जाते हैं, फ्रांस के बाद में फिर इंग्लैंड जाते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा ने इस यूरोप के संपूर्ण समाज को छुआ है, या फिर संपूर्ण यूरोप के समाज ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को स्वरूप दिया है। अगर हम बात करें और पीछे की, अगर हम बात करें यूरोप की पुरानी कहानी की, अगर हम बात करें यूरोप के पुराने समाज की, तो पुराने यूरोप में 13वीं-14वीं शताब्दी से पहले, है ना, 14वीं-13वीं शताब्दी से पहले का अगर हम यूरोप देखें तो उस समय के यूरोप को मध्यकालीन यूरोप या फिर परंपरागत यूरोप कहा जाता था। मध्यकालीन यूरोप या फिर परंपरागत यूरोप कहते हैं। मध्यकालीन यूरोप या फिर परंपरागत यूरोप कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं उस समय का जो यूरोप था वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें व्यापारिक क्रांति होती हैं, धीरे धीरे उसमें आधुनिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। उस समय का जो यूरोप का समाज था वो कौन सा समाज था? राजतंत्रात्मक समाज था। उस समय का यूरोप का जो समाज था वो राजतंत्रात्मक समाज था, और राजतंत्रात्मक समाज था उसके साथ साथ धर्म प्रधान समाज था। क्या था बच्चा? धर्म प्रधान समाज था। यूरोप का समाज उस समय का राजतंत्रात्मक समाज था, धर्म प्रधान समाज था। धर्म के टॉप पर, समाज के टॉप पर पोप एंड पादरी होते थे। समाज के टॉप पर पोप एंड पादरी होते थे, उससे नीचे राजा महाराजा सामंत होते थे, ठीक है। सामंत राजा कुछ अपनी सेना रखते थे, है ना, सामंत अपनी अलग कुछ सेना रखते थे। भूमि पर आधिपत्य या फिर स्वामित्व होता था सामंतों का। उसके अंदर जो काम करते थे वो कृषि जो करते थे वो किसान या मजदूर करते थे, वो सामंतों के अधीन काम करते थे, ठीक है बच्चा। सामंतों के अधीन कौन कौन काम करता था? किसान और मजदूर करते थे, है ना बच्चा, किसान और मजदूर काम करते थे। हम ये जो समाज देख रहे हैं, ये समाज देख रहे हैं 14वीं-13वीं शताब्दी के पहले का समाज। जब उस समय का यूरोप का जो समाज था वो कैसा समाज था? धर्म प्रधान समाज था, राजतंत्रात्मक समाज था, ठीक है बच्चा। कौन सा समाज था? राजतंत्रात्मक समाज था, धर्म प्रधान समाज था। उसमें टॉप पर पोप एंड पादरी थे, नीचे उससे फिर मीडियम में कौन थे? राजा महाराजा, उससे नीचे फिर उनके नीचे सामंतों के नीचे कौन थे? किसान और मजदूर,
अगर हम बात करें यूरोप के उस समय के समाज का, अगर हम वर्गीकरण करें तो बच्चा यहां देखो तीन तरह से हम देखो, टॉप यानी कि उच्च समाज, मध्य समाज यानी कि मिड, ठीक है बच्चा, फिर निम्न समाज, ठीक है बच्चा, कौन सा? निम्न समाज यानी कि बॉटम समाज। अब यहां तीन तरह से हमने डिवाइड किया है। तो पहले पर टॉप पर जो थे, है ना, टॉप पर यूरोप का जो उस समय का समाज था उसको तीन तरह से हम बांटते हैं, और तीन तरह में भी सबसे टॉप पर कौन थे? पोप एंड पादरी थे। कौन थे बच्चा? पोप व पादरी, पोप व पादरी। उसके नीचे कौन थे? राजा महाराजा थे, राजा महाराजा या फिर सामंत भी थे, है ना, ठीक है बच्चा, सामंत थे। उसके नीचे दूसरे और तीसरे में जो आते थे वो किसान व मजदूर, ठीक है, किसान व मजदूर। इनसे थोड़ा सा ऊपर, किसान और मजदूर से थोड़ा सा ऊपर एक वर्ग और था, वो क्या था? छोटे मोटे दुकानदारों का, व्यापारों का, है ना, व्यापारियों का, ठीक है, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, जो कि मजदूरी से अलग, किसानी से अलग अपने कुछ छोटे छोटे व्यापारी करके अपना जीवनचर्या निभा रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो एक तरह से जब हम पढ़ते हैं ना वैदिक काल का, जो हमारे भारत के अंदर प्राचीन इतिहास में जाने, प्राचीन समाज को देखें, तो प्राचीन समाज में वैदिक काल का जो समाज है उसमें हम डिवाइड करते हैं। सबसे टॉप पर कौन होते हैं? ब्राह्मण, उससे नीचे होते हैं क्षत्रिय, उससे नीचे होते हैं वैश्य, उससे नीचे कौन होते हैं बच्चा? शूद्र होते हैं। तो इस तरह से जो हम इसको विभाजित करते हैं वैदिक काल के समाज को, वैसे ही हम यहां यूरोप के समाज को विभाजित कर रहे हैं, जिसमें टॉप पर कौन है? पोप एंड पादरी हैं, है ना, पोप एंड पादरी, उसके नीचे राजा सामंत, उसके नीचे फिर किसान और मजदूर। इन दोनों के बीच में, सामंत और किसानों के बीच में, यानी किसानों से थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर कौन थे? छोटे मोटे व्यापारी थे। खेल यहीं से शुरू होता है, सारा खेल जो शुरू होता है वो इन छोटे मोटे व्यापारियों से ही शुरू होता है। बात करते हैं इससे आगे थोड़ी सी और, है ना, बात करते हैं इससे आगे थोड़ी सी और। अब जब ये चीजें सामने आ रही हैं, है ना, तीन चीजें सामने आ रही हैं, अब इन तीन चीजों से मिलकर ही यहां से जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं? उस जो ये व्यापारी हैं ये एशिया से, है ना, इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया? एशिया से व्यापार करना शुरू किया। इन्हीं छोटे मोटे व्यापारियों ने एकजुट होकर के, अकेले नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत छोटे थे, ठीक है, इन सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर के, मिल करके एशिया से व्यापार करना शुरू किया। अब जब एशिया से व्यापार करना शुरू किया तो धीरे धीरे जब ये एशिया से व्यापार करने लगे, उसी समय में वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। वो वास्को डी गामा भी एक व्यापारी ही था, व्यापार के मसले में वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है बच्चा। कब आता है? 1750 में वास्को डी गामा भारत आता है, औद्योगिक क्रांति होती है, ठीक है, और यह सबसे पहले यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी शुरू होती है, ठीक है बच्चा। यहां जब वास्को डी गामा भारत पहले आता है 1750 में, यहां से औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, और यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, यूरोप के अंदर भी इंग्लैंड में सबसे पहले यह क्रांति शुरू होती है, ठीक है बच्चा। बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई? ये व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी एकजुट होकर के कहां जाते हैं? एकजुट होकर के ये एशिया से व्यापार करना शुरू करते हैं। कहां से बच्चा? एशिया से व्यापार करना शुरू करते हैं। और जब एशिया से बड़े स्तर पर ये व्यापार करने लगते हैं, तो बड़े स्तर पर जब ये व्यापार करने लगते हैं तो उस समय इनको पूंजीपति कहने लगते हैं, है ना। ये फिर कहलाते हैं पूंजीपति। क्या बच्चा? पूंजीपति कहलाते हैं। और जब ये पूंजीपति कहलाने लगते हैं, इनके पास पूंजी होती है, बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा माल होता है ना। तो उस समय में क्या होता है? फिर क्या होता है? जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, यूरोप की अर्थव्यवस्था को जो चला रहे थे वो यही पूंजीपति चला रहे थे, सरकार नहीं चला रही थी। अब जब जो पूंजीपति हैं वो अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, तो इस तरह से सामंतों का क्या होता है? सामंतों का खात्मा होता है,
सामंतीवाद नष्ट होता है, सामंत खत्म होते हैं, है ना, सामंती राज खत्म होता है, यहां से फिर शुरू होता है पूंजीपति राज, पूंजीवाद यहां से शुरू होता है। ठीक है बच्चा, पूंजीवाद यहां से शुरू होता है। अब एक बात समझ लो, एक बात यह समझ लो, जब कोई भी पूंजीपति है या कोई बिजनेसमैन है या कोई कंपनी का मालिक है, वो क्या करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना, कम पैसे पे कम वेतन में मजदूरों को रखना, कम पैसे में कम वेतन में मजदूरों को रखना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इससे क्या होता है, औद्योगिकीकरण शुरू होता है, शहरीकरण शुरू होता है, नगरीकरण शुरू होता है। गांवों में बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना करके उनको नगर बनाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके उनको नगर बनाया जाता है। उससे क्या होता है, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निम्न वर्ग को एक लालच दिया जाता है कि यहां फैक्ट्री बनेगी और यहां तुम्हें काम मिलेगा, ये होगा वो होगा, तुम्हें खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, कि फैक्ट्रियों में काम करके तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो ये सपने दिखाने लगे, सपने दिखने लगे, और मजदूरों को सपने जब दिखाने लगे तो उसके बाद में क्या होता है, मजदूर कहां जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं, पूंजीपतियों के अंडर में काम करने लगते हैं। सामंतवादी सिस्टम खत्म हो जाता है, पूंजीवाद शुरू होता है, पूंजीवाद शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है, यहां सामंतवादियों से भी, सामंतों से भी खतरनाक शोषण होता है मजदूरों का। यहां श्रमों का, सामंतवाद में जो किसानों का, मजदूरों का जो शोषण होता था, उससे भी खतरनाक शोषण हो रहा था किसका, मजदूरों का। किसके द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीवादियों के द्वारा। अब जब हम बात करते हैं पूंजीवादियों ने जब शोषण करना शुरू किया, अब शोषण वो किस तरह से, मतलब उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको श्रम कम दिया जा रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उससे बहुत कम, उससे आधा उनको क्या दिया जा रहा है, काम, मतलब वेतन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, उनका शोषण ही हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, शोषण ही हो रहा है। ठीक है, अब जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको क्या हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और यहां से दमन होता है ना, यहां से उनका दमन होता है। और इसी समय में और इसी निम्न वर्ग में, इसी शोषित वर्ग में कार्ल मार्क्स जन्म लेते हैं, है ना। कौन, इसी शोषित वर्ग में कार्ल मार्क्स जन्म लेते हैं 1818 जर्मनी में। ठीक है बच्चा, कहां लेते हैं, 1818 जर्मनी में। एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं। ठीक है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं, जिनको उन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो पूंजीपतियों द्वारा दिक्कतें, परेशानियां दी जा रही थी। अब उन सभी हाल में, उन सभी समाज की विसंगतियों को देखते 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 कार्ल मार्क्स बड़े होते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स के घर के सामने ही एक बड़ी रोचक कहानी है इसमें ही, कि कार्ल मार्क्स के घर के सामने एक पूंजीपति, एक अमीर परिवार, एक अमीर फैमिली रहती थी। कार्ल मार्क्स का घर था निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, ठीक है, और उसके कार्ल मार्क्स के घर के सामने ही एक उच्च, यानी कि पूंजीपति या फिर कह सकते हैं कि अमीर परिवार की एक फैमिली परिवार रहता था। ठीक है, अब वो सभी चीजें वहां होती थी जो एक पूंजीपतियों के यहां होती हैं, है ना। वही ऐशो आराम, वही चीजें, उसमें खाना पीना, रहना सहना, पहनना, खेलना कूदना, सब कुछ ऐशो आराम। ठीक है, वो कार्ल मार्क्स उन्हीं चीजों को रोज देखते थे और यही चीज उनके दिमाग में रहती थी कि ये डिफरेंस क्यों है, मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य वो भी हैं, ये अंतर क्यों है, ये जो अंतर है, इस अंतर को खत्म करना चाहिए, इन विसंगतियों को खत्म करना चाहिए। और इन विसंगतियों को खत्म करने के लिए वहीं से उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने यहां से अपनी विचारधाराओं को एक रूप देना शुरू किया। यहां से उन्होंने बदलाव में अपने कदम उठाने शुरू किए, यहां से उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा। और जब कार्ल मार्क्स पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, रोचक कहानी यहां से शुरू होती है, जब कार्ल मार्क्स पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो उसी सामने वाली हाई लेवल की फैमिली की लड़की से शादी करते हैं।
कार्ल मार्क्स उसी हाई लेवल वाली फैमिली की लड़की से शादी करते हैं और एक चीज ये सामने आती है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पत्नी के साथ कभी भी न्याय नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पत्नी के साथ में कभी भी न्याय नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो शुरू से बचपन से एक ही चीज उनके दिमाग में रहती थी कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। उन्होंने वो दर्द सहा है जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग को देता है। उन्होंने उस दौर में अपने आप को रखा है, उस दौर से अपने आप को निकाला है जिस दौर में उच्च वर्ग निम्न वर्ग को दुख, दर्द, परेशानियां दबाता है या फिर क्या कहते हैं, दमन करता है, दबाता है। वही चीजें उनके दिमाग में बैठी होती हैं और उन्हीं विसंगतियों को बदलने के लिए एक कदम उठाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। और अपनी विचारधारा एक समाजशास्त्री विचारधारा में रखते हैं जिसको मार्क्सवादी विचारधारा बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने यही कहा है, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। अब बात करते हैं जब इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में कभी भी न्याय नहीं किया, कभी भी न्याय नहीं किया और पत्नी के होते हुए भी कार्ल मार्क्स ने अपनी दासी से यानी कि नौकरानी से पुत्र पैदा किया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी दासी से यानी नौकरानी से पुत्र पैदा किया था, पत्नी के होते हुए भी। तो पत्नी के साथ इन्होंने कभी भी न्याय नहीं किया था। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई है? बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई है या नहीं? अब हम इससे आगे देखेंगे जो जो पॉइंट कार्ल मार्क्स ने रखे हैं इस विचारधारा में, उन सभी को हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, हम उन सभी पॉइंट को आगे पढ़ते हैं। यहां से देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। अब ये साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का मतलब है, साम्यवाद वो है जहां पर इस विचारधारा को मार्क्स ले जाना चाहते थे, जहां पर ना कोई विसंगति हो, ना कोई नीचा हो, ना कोई ऊंचा हो, ना गरीब हो, ना अमीर हो, ना पूंजीवाद हो, ना मजदूर हो, सब समान हो। ऐसे एक समाज की कल्पना करते हैं। कौन? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जिसको साम्यवाद कहना है। और साम्यवाद अंतिम अवस्था है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे और यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यानी कि वर्गहीन मतलब जिसमें कोई वर्ग ना हो, ना उच्च वर्ग हो, ना निम्न वर्ग हो, ना जाति हो, ना पाति हो, ठीक है, ना गरीब हो, ना अमीर हो, ना मजदूर हो, ना पूंजीपति हो, कोई भी नहीं हो। ठीक है, इस तरह का समाज चाहते थे। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य पर मार्क्सवादी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा पर क्या प्रभाव, मार्क्सवादी विचारधारा का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है बच्चा, असल में हमारा जो मकसद है वो यहां यही पढ़ना है ना कि कोई भी विचारधारा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सब्जेक्ट पे हिंदी साहित्य पर उसका क्या प्रभाव है। मार्क्सवाद का साहित्यिक आधार जो है वो क्या है? प्रगतिवाद है। ठीक है भी, या यूं कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी विचारधारा का जो मूल आधार है वो मार्क्सवाद या साम्यवाद है। जब हम पढ़ते हैं ना प्रगतिवाद, आधुनिक काल में जो हम पढ़ते हैं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये इसके अंदर जो प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद जो आता है, प्रगतिवाद में या प्रगतिवाद की जो विचारधारा है, प्रगतिवादी कवियों ने जो विचारधारा को अपनाया है वो कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया है। उस मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रख करके कविताएं लिखी हैं, जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें जो केंद्र में मिलेगा वो कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा उनके केंद्र में मिलेगी, जिनमें हमें देखने को मिलता है शोषित वर्ग को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, दलित वर्ग को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है,
मजदूरों को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, किसानों को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, यही सब विचारधाराएं इनके रचनाओं में मिलती हैं, जो प्रगतिवादी कवि होते हैं। ठीक है बच्चा, प्रगतिवादी कवि होते हैं। जैसे कि केदारनाथ सिंह आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं ना, केदारनाथ अग्रवाल हैं और नगेंद्र हैं, नगेंद्र नहीं यार, नगेंद्र नहीं, नागार्जुन है, नागार्जुन है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये हमारे प्रगतिवादी विचारक हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा का उद्देश्य समाज में साम्यवाद व्यवस्था स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विद्रोह, हिंसा एवं क्रांति का पुरजोर समर्थन करता है। मार्क्सवादी साहित्य में शोषितों, वंचितों और श्रमिकों को शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित करता है। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो क्या करती है जी, यहां से देखो, मार्क्सवादी साहित्य में जो शोषित हैं, है ना, जो गरीब हैं, जो किसान हैं या जो वंचित हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिनका शोषण हो रहा है, अपने शोषण के विरुद्ध उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, उत्तेजित करता है। कौन करती हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, प्रगतिवादी कवियों की जो रचनाएं हैं, उनके केंद्र में यही सब हमें मिलता है। मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को हमेशा से दो वर्गों, शोषक एवं शोषित, शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जा रहा है, जो किसान है, जो मजदूर हैं, शोषक जो शोषण कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, जो कि पूंजीपति है, जो अमीर है ना, जो उच्च वर्ग है, ये क्या है, शोषण करते हैं। ठीक है, तो शोषण करने वाले को शोषक कहते हैं, और जिसका शोषण होता है, जो दलित है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो क्या है, शोषित है। ठीक है, इसमें विभाजन करता है। ठीक है बच्चा, बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है। अब यहां से हम शुरू करेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है असल में, है मार्क्सवादी विचारधारा असल में है क्या। ठीक है, इसको हम जानते हैं, यहां से देखते हैं। देखो कि मार्क्सवाद एक जटिल क्या है, एक जटिल विचारधारा है। मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है जिसमें बहुत से विचार निहित होते हैं, यानी कि सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे विचार सम्मिलित होते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा किसी एक विचार से नहीं बनी है, मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर बहुत सारे विचार सम्मिलित होते हैं। उन सभी विचारों की समग्रता ही मार्क्सवाद कहलाती है। मार्क्सवाद के प्रमुख विचारकों का परिचय इस प्रकार आता है। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्सवाद के अंदर जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो यही है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब यहां देखो बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो संबंध है वो प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद का मनुष्य के संपूर्ण इतिहास से है। मनुष्य का जो भी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास रहा है, उससे क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है। लेकिन अगर हम बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों को कार्ल मार्क्स लेकर आगे चलते हैं, और कार्ल मार्क्स ने जो मुख्य जो सिद्धांत बताया है, जो भी वजह बताई है, वो यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कि मतलब आपस में दो विचारों की टकराहट, आपस में दो विचारों की टकराहट। अब जैसे मान लो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि जब भारत के अंदर अंग्रेज आने शुरू हुए थे, उस समय दो विचारधाराएं आपस में टकराई थी। दो विचारधाराएं आपस में टकराई थी। एक विचारधारा थी पाश्चात्य विचारधारा और एक विचारधारा थी भारतीय विचारधारा। तो जब दोनों विचारधाराएं आपस में टकराई थी तो वहां पर क्या था, वहां पर द्वंद्वात्मक था। क्या था बच्चा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। उनकी खुद की अलग विचारधारा थी, भारत की खुद की अलग विचारधारा थी। और जब दो विचारधाराएं टकराती हैं तो क्या होता है, विवाद होते हैं, वाद होते हैं, अलग अलग चीजें सामने आती हैं, अलग अलग विसंगतियां सामने आती हैं। उनकी विचारधारा कुछ कह रही है, हमारी विचारधारा कुछ कह रही है, तो वहां से अलग अलग बीच में दोनों की क्या आती हैं, विसंगतियां आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, जिनको बदलाव करने के लिए कुछ क्रांतिकारी सामने आते हैं, कुछ
परिवर्तक सामने आते हैं, है ना, जो चीजों को बदलना चाहते हैं। तो इसी सब में क्या होता है, यहां देखो बच्चा कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का अर्थ होता है कि दो विचारों का आपस में टकराना, है ना, दो विचारों के आपस में टकराने के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होता है, जो नया विचार उत्पन्न होगा वही क्या है बच्चा, पुनः इस विचार का अन्य पुष्टि विचारों के साथ में मिलने पर जो अंततः विचार निकल के सामने आएगा वही परम सत्य होगा, और इसे ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है ना। जब दो विचारधाराएं सामने आती हैं, जो दो विचारधाराएं टकराती हैं, तो एक विचारधारा बीच की निकलती है जो ना इधर की होती है ना इधर की होती है, कुछ यहां की चीजों को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यहां की चीजों को छोड़ती हैं, कुछ यहां की चीजों को एक्सेप्ट करती है, कुछ यहां की चीजों को छोड़ती हैं। दोनों के में से कुछ चीजों को छोड़कर, दोनों में से कुछ चीजों को अपना कर एक नई विचारधारा निकलती है, वही विचारधारा यहां पर सत्य मानी गई है और सत्य की प्रतिष्ठा होती है। और इसी का अर्थ होता है, यही अर्थ है किसका, द्वंदात्मक भौतिकवाद का। किसका है बच्चा, द्वंदात्मक भौतिकवाद का। ठीक है बच्चा, बात करते हैं यहां पर एक दो चीज और सामने आती है, जैसे कि एक चीज आती है वाद और एक आता है प्रतिवाद, है ना। अब ये क्यों आते हैं, ये भी वही है, द्वंदात्मक भौतिकवाद के अंदर से ही ये चीज निकल कर आती है। जब दो विचारधाराएं टकराती हैं तो उनके बीच में जो एक होता है वाद और एक होता है प्रतिवाद। मान लो मैंने कुछ कहा और सामने से किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरी उस बात का क्या दिया, प्रतिवाद दिया, यानी कि मैंने एक वाद कहा, उन्होंने प्रतिवाद कर दिया, है ना। मैंने कोई विचारधारा कही, उन्होंने उस विचारधारा को खारिज करने के लिए अपने कुछ तथ्य बताए, अपने कुछ बातें रखी कि ये ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में है ना कि मेरा हो गया, मैंने जो बात कही वो हो गई बात, और उधर से जो बात मेरी बात को काटने के लिए एक बात कही गई है उसको बोलते हैं प्रवाद या फिर प्रतिवाद। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और अवस्था आती है, उसको कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं संवाद। एक तीसरी अवस्था आती है संवाद की। मैंने कोई बात कही, मेरी बात को काटने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने उसने अपने कोई और दूसरी बात कही कि तुम्हारी बात गलत है, ये बात इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूंगा नहीं जी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही होगी जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों में जब आपस में वाद विवाद या वाद प्रतिवाद हो रहा है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं संवाद। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, संवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवाद। तीसरी अवस्था आती है संवाद। वो तीसरी अवस्था संवाद क्या आती है, वो संवाद वस्तुतः वाद व प्रतिवाद की कुछ विशेषताओं को छोड़कर, है ना, यानी कि मेरी कुछ विशेषताओं को छोड़ दिया जाएगा, मेरी कुछ विशेषताओं को पकड़ा जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर प्रतिवाद में से ही कुछ विशेषताओं को छोड़ा जाएगा, कुछ विशेषताओं को लिया जाएगा। इन सभी के मेल से जोड़कर एक समझौते के तौर पर विकसित होती है जो अवस्था, वही संवाद होती है ना। कहते हैं ना कि चलो ठीक है यार, ना तेरी ना तेरी, ये मान ले, है ना। कोई कह रहा है कि नहीं जी मैं तो अपनी चीज को 20,000 की बेचूंगा, है ना। एक कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो 10,000 से ऊपर दूंगा ही नहीं, मुझे 10,000 की चीज अच्छी लग रही है, बस ये 10,000 देने हैं मुझे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसमें वाद कहा 20,000, प्रतिवाद कहा 10,000, बीच का रास्ता निकाला गया समझौते के लिए, नहीं भाई तेरी ना तेरी 15,000 में डन कर दो। तो ये क्या है, ये है संवाद। यानी कि 5,000 उसके बढ़ा दिए, 5,000 उसके छोड़ दिए, कुछ विशेषताएं उसकी छोड़कर कुछ विशेषताएं उसकी अपनाकर, है ना। इस तरह से हमारे सामने आता है वाद विवाद और संवाद। अभी बात यही नहीं खत्म होती है, अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात आगे देखते हैं। देखो आगे चलकर संवाद खुद ही वाद बन जाता है बच्चा, है ना। संवाद खुद ही वाद बन जाता है। ठीक है, फिर उसके विरुद्ध में प्रतिवाद उत्पन्न होता है, फिर उनके बीच में एक संवाद आता है। तो यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, वाद विवाद वाली। अब यहां ये जो चौथी लाइन आई है वो क्या है, अब जो बीच का रास्ता निकला था कि ना तेरी, ठीक है, बीच में इतना फिक्स कर दो, ये हमारे सामने संवाद आ गया। ये चीजें अब दोनों के बीच में
क्या हो गई, मान्य हो गई, दोनों के बीच में ये मान्य हो गई। ठीक है, अब दोनों के बीच में जब ये मान्य हो गई तो उसके बाद में क्या होता है बच्चा, उसके बाद में इसी मान्यता को आगे चल करके फिर से कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिवाद देने लगता है। मान के चलो एक बल्ब बना था अब से 10 साल पहले। ठीक है जी बच्चा, अब से 10 साल पहले कुछ इस प्रकार का बल्ब बने थे, है ना, कुछ इस प्रकार के बल्ब सामने हमारे आते थे। ये बल्ब हमारे सामने आते थे जिसमें क्या लगता था बच्चा, क्या लगता था, एलिमेंट लगते थे। येलो कलर की लाइट देते थे और बिजली की जो खपत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। अब से 10-12 साल पहले ये चलते थे। ठीक है, अब उस समय में ये चीज क्या थी, मान्यता थी। ये क्या था, मान्यता, ये वाद था, है ना, ये क्या था, एक संवाद था, यानी कि सॉल्यूशन था। ये उस समय में संवाद था, सॉल्यूशन था। अब ये संवाद खुद ही वाद बन गया, है ना, ये संवाद आगे चल के वाद बन गया। वो क्यों बन गया, क्योंकि आज के समय में क्या है, चीजों में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, है ना, तो ये वाद बन गया। अब ये जो डेवलपमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स, है ना, क्या भाई इसमें बिजली बहुत जाती है, बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसमें बिजली कम लगे, रोशनी भी अच्छी हो, रोशनी भी आंखों पर ना पड़े, रोशनी भी आंखों पर इफेक्ट ना डाले, बिजली भी कम खर्च हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या है, प्रतिवाद आ रही हैं। अब प्रतिवाद आने के बाद में एक तो हो गया विवाद हमारे पास सामने, है ना, जो पहले कभी संवाद हुआ करता था, जो पहले कभी अब से 10 साल पहले यही बल्ब मान्यता में था, यही बल्ब समझौते के तौर पर लिया गया था कि ठीक है ये बल्ब बहुत अच्छा है, इसको हम यूज कर सकते हैं, मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये खुद वाद बन गया कि ठीक है हमारे सामने ये चीज है, ये अच्छी है ना। इसके बाद फिर प्रतिवाद आया कि भाई हमें ऐसी चीज चाहिए जो बिजली की कम खपत करे और आंखों पर भी रोशनी कम इफेक्ट डाले। तो इसके लिए जब प्रतिवाद आया फिर क्या होता है, फिर एक संवाद निकलता है बीच के लिए। फिर आते हैं जी एलईडी बल्ब, क्या आते हैं बच्चा, एलईडी बल्ब आते हैं। तो ये प्रतिवाद और वाद, यानी कि पुराने बल्ब की जगह पर एक नया बल्ब बनाया गया जो कि एलईडी बल्ब आने लगे। एलईडी बल्ब आंखों पर इफेक्ट नहीं डालते, है ना, एलईडी बल्ब बिजली बहुत कम खपत करते हैं। अब यहां पर जो ये संवाद आया है एलईडी बल्ब, ये जो संवाद आया है एलईडी बल्ब, क्या आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल में क्या ये यही रहेगा, बोलो ये यही रहेगा? ये संवाद हो सकता है 10 साल बाद फिर से वाद बन जाए और इसके ऊपर कोई प्रतिवाद देने लगे, फिर कोई दूसरी चीज डेवलपमेंट हो और वो संवाद बन जाए। समझ में आ गई बात, बोलो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वाद विवाद संवाद जो इसमें एक टर्म आती है ना, ये 3 टर्म, ये बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करती हैं और उम्मीद करता हूं आज के बाद ये टर्म कभी भी तुम्हारे बीच में कंफ्यूजन नहीं करेंगी। अब बात करते हैं विचारधारा में जो साम्यवाद है ना, साम्यवाद या मार्क्सवाद, है ना, साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा है। एक साम्यवाद होती है, एक मार्क्सवाद होती है। मार्क्सवाद का असल नाम क्या है, साम्यवाद है। मार्क्सवाद बोलते हैं कार्ल मार्क्स के जो इनका प्रतिपादक हैं उनके नाम के ऊपर। साम्यवाद बोलते हैं जो इस मार्क्सवादी विचारधारा की जो अंतिम अवस्था है, जहां इस विचारधारा को लेकर जाना चाहते थे कार्ल मार्क्स, वो अंतिम अवस्था साम्यवाद है, जहां पर ना कोई वर्ग है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई पूंजीपति है, ना कोई मजदूर है, सब समान है ना, सब समान है। तो उस अवस्था को साम्यवाद बोलते हैं। ठीक है, साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के 2 नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद, क्या बच्चा, वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहते हैं। इसके इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार भी है। ठीक है, मार्क्सवाद कहते हैं कार्ल मार्क्स के नाम पर, और जबकि साम्यवाद कहते हैं इसकी अंतिम उद्देश्य जिस आदर्श अवस्था में इसको पहुंचना है। ठीक है बच्चा, और क्रांतिकारी यानी कि वैज्ञानिक और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसे समाजवाद के अन्य स्वप्नदर्शी समाजवाद व विकासवादी समाजवाद से अलग किया जा सके। मार्क्सवादी विचारधारा का जो समाजवाद है वो उससे पहले का
उससे पहले मार्क्सवादी विचारधारा से पहले दो तरह का समाज और मिलता था, यानी कि स्वप्नदर्शी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद वो समाजवाद था जो इसमें क्या होता था, इसमें जो इसके विचारक थे वो स्वप्न देखते थे, यानी कि कल्पना करते थे कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह से हो जा, ठीक है। लेकिन उस बदलाव को, उन विसंगतियों को खत्म करने के लिए उन विचारकों के पास व्यवहारिक रणनीतियां नहीं थी, व्यवहारिक रणनीतियां नहीं थी जिनसे उन विसंगतियों को खत्म किया जा सके। वो लोग पूंजीपतियों से निवेदन करते थे कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उन पर विशेष ध्यान दे दिया जाए। इस तरह से वो कहते थे। मतलब बदलाव करने के लिए खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जो पूंजीपति हैं, जो दलित को दबा रहे हैं, जो शोषित पर शोषण कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन पर थोड़ा सा रहम किया जाए, उन पर थोड़ा सा, उनकी दशा पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए। ये क्या है, स्वप्न तो देख रहे हैं बदलाव के, है ना, बदलाव के स्वप्न, सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कर कुछ नहीं रहे, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो वो क्या है, स्वप्नदर्शी समाजवाद है, ठीक है जी। तो विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद, इन दो नामों का जो प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि इसे समाजवाद के जो अन्य रूप हैं, स्वप्नदर्शी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, इनसे अलग किया जा सके। किसको अलग किया जा सके, मार्क्सवादी विचारधारा को, मार्क्सवादी समाज को अलग किया जा सके। मार्क्सवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स नामक दो यूरोपियन चिंतकों ने 19वीं सदी में किया है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई है ना? यहां तक बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई है या नहीं? आगे चले, फिर आगे चलकर यह 1917 ईस्वी में लेनिन ने सोवियत रूस में तथा 1949 में माओ तसे तुंग, ये ऐसा लिखा हुआ, देखो यहां थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, रुक जाओ। माओ, देखो यहां ये लिखा हुआ माओ तसे और तुंग, ये नाम है, जो कि एक चीनी विचारक हैं, चीनी समाजवादी विचारक हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, चीन में इसी विचारधारा को आधार मानकर क्रांतिकारियों की तथा नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास किया, और इस दृष्टि से लेनिन तथा माओ की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। किसको बच्चा? 1917 में लेनिन ने कहा सोवियत रूस में, ठीक है जी। 1949 में माओ त्से तुंग ने चीन में इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ठीक है बच्चा, किसकी विचारधारा को? कार्ल मार्क्स की विचारधारा को, है ना बच्चा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को। ठीक है बच्चा, कहां? कार्ल मार्क्स की विचारधारा को सोवियत रूस में और चीन में। ठीक है, जहां तक भारत का प्रश्न है, अब भारत की बात कर लेते हैं, चीन की और सोवियत रूस की बात कर ली। भारत में इस विचारधारा को कौन लाते हैं? ठीक है जी, विचारधारा को स्वाधीनता संग्राम के दौरान, स्वाधीनता संग्राम का जब आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? शुरुआत इसकी हुई थी 1857 में, पहला विद्रोह सामने आता है। 1857 की जो क्रांति है, स्वाधीनता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है बच्चा, तो उसी दौरान, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानवेंद्र नाथ रॉय मार्क्सवाद के प्रखर समर्थकों में शामिल थे। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के क्या थे बच्चा? सदस्य भी रहे हैं, है ना। लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे हैं। लेनिन कौन है? जिन्होंने 1917 में सोवियत रूस में मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत की थी। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत की थी, किंतु 1940 में उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हो गया। किनका हो गया बच्चा? मानवेंद्र नाथ रॉय का क्या हो गया बच्चा? मानवेंद्र नाथ रॉय का कब? 1940 में मार्क्सवाद से मोह भंग हो गया तथा उनके विचार कुछ बदल गए। इसी प्रकार कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू पर भी मार्क्सवाद का असर देखा गया, किंतु बाद में उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया कि वे मार्क्सवाद के कम और समाजवाद के ज्यादा नजदीक हैं। किन्होंने? नेहरू जी ने क्या कहा कि मार्क्सवाद के कम और समाजवाद के ज्यादा
नजदीक हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण, जिसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, दूसरे चरण पर भी मार्क्सवाद का व्यापक असर पड़ा था। ठीक है बच्चा, जो मार्क्सवाद ने कहा था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के। अगर तुम कुछ खोगे, विरोध करोगे, तो अगर तुम विरोध के अनुसार कुछ खोगे तो वो तुम्हारी जंजीरें ही होंगी जो तुम्हारे पैरों में बंधी हुई हैं। जिन जंजीरों से तुम बंधे हुए हो उन जंजीरों को तुम खो करके ही आजाद हो जाओगे। बस वही जंजीरें तुम खो सकते हो और कुछ तुम्हारे पास खोने के लिए नहीं है। इसलिए एकजुट हो जाओ और कार्य शुरू करो, विरोध शुरू करो, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है बच्चा, बात करते हैं वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि राजनीतिक दलों पर तथा कई नक्सलवादी व माओवादी संगठनों पर इस विचारधारा का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की बात हो रही है बच्चा, कहां की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। मार्क्सवाद ने शोषित वर्ग की सभी समस्याओं का एक ही समाधान बताया है कि सभी शोषित वर्ग एकजुट होकर हिंसक क्रांति करें, अपने हितों की समझ पैदा करें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। कार्ल मार्क्स ने जो शोषित वर्ग हैं उनकी सभी समस्याओं का एक ही समाधान बताया है कि जब तक सभी शोषित वर्ग एकजुट होकर के हिंसक क्रांति नहीं करेंगे, विश्व में, राष्ट्र में नहीं, विश्व में, अंतरराष्ट्र में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, बात करते हैं आगे। मार्क्सवाद निजी संपत्ति का विरोध करते हैं जी, है ना, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मान लो मैंने कोई मकान खरीद लिया, एक और खरीद लिया, 2 खरीद लिए, 3 खरीद लिए, 4 खरीद लिए, वो क्या है? मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसी का मार्क्सवाद क्या करते हैं? जो मार्क्सवाद है वो विरोध करते हैं निजी संपत्ति का, क्योंकि ये क्या है, इससे क्या होता है, जो शोषित है, मतलब जो शोषित वर्ग है वो और ज्यादा शोषण का शिकार होता रहता है और जो अमीर है और ज्यादा अमीर होता रहता है। और इसीलिए इसी तरह से मार्क्सवाद धर्म का विरोध भी करते हैं। धर्म का विरोध क्यों करते हैं? जो धर्म है वो क्या कहता है? धर्म कहता है, मतलब शांति चाहता है, धर्म कहता है कि शांति रखो, लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि शांति नहीं, हिंसक क्रांति करो। धर्म कहता है कि जो तुम हो, धर्म में रह करके जो गरीब है वो ये सोचता है ये भाई भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ने हमें गरीब बनाया है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम हैं वो यही रहेंगे, हमसे विरोध नहीं होगा। ठीक है, और विरोध के लिए धर्म मना भी करता है, किसी का विरोध मत करो, बस शांति से रहो। तो इसका भी क्या कहते हैं, मार्क्सवाद विरोध करता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है। राष्ट्रवाद का क्यों विरोध करता है? क्योंकि जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, राष्ट्र में हम अगर रह रहे हैं, है ना, राष्ट्र में अगर हम रह रहे हैं तो हमें राष्ट्र पर विरोध नहीं करना है, यानी कि अपने देश का विरोध हमें नहीं करना है। हमारे देश ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं हमें उनको फॉलो करना है और उसका विरोध नहीं करना है। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि राष्ट्रवाद का विरोध करना है, लेकिन मार्क्सवाद अंतरराष्ट्र में विश्वास करते हैं, राष्ट्रवाद पे नहीं, अंतरराष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं कि पूरे विश्व के मजदूर, पूरे विश्व के किसान, शोषित वर्ग एकजुट होकर के क्या करो, हिंसक क्रांति करो। चौथा पॉइंट आता है कि मार्क्सवाद विवाह व परिवार संस्थाओं का भी विरोध करता है। विवाह व परिवार संस्थाओं का भी विरोध करता है और इसीलिए इसी बात के अनुसार कार्ल मार्क्स ने अपनी पत्नी के साथ कभी भी न्याय नहीं किया और उन्होंने पत्नी के होते हुए भी अपनी दासी से, है ना, अपनी दासी से यानी कि नौकरानी से पुत्र पैदा किया। क्यों? क्योंकि वो विवाह और परिवार के संस्थाओं के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह है, विवाह करोगे, विवाह के बाद में बच्चे होंगे, है ना, तो बच्चे जो होंगे वो क्या होगा, उसके बाप की जो संपत्ति होगी, उसके पिता की जो संपत्ति होगी वो किसके नाम हो जाएगी, वो उसके बेटे के नाम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो अमीर है वो अमीर होता रहेगा और जो गरीब है वो गरीब होता रहेगा।
इसलिए वो विवाह व परिवार की संस्थाओं के विरोध में थे। ठीक है बच्चा, मार्क्सवाद की अवस्थाएं हैं, मार्क्सवाद की 6 अवस्थाएं आती हैं। आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और साम्यवाद। यहां से अंत होता है, यानी कि छठी जो इनकी अवस्था है वो क्या है, साम्यवाद है। शुरुआत होता है आदिम साम्यवाद से। आदिम साम्यवाद क्या है, जब जीवन की शुरुआत थी, है ना बच्चा, जब जीवन की शुरुआत थी, जब जीवन की शुरुआत थी उस समय आदिवासी जीवन जीते थे लोग, और आदिवासी जीवन में ना कोई वर्ग था, ना कोई शोषित था, ना शोषक था, है ना। उस समय भी कोई नहीं था, ना शोषित था ना शोषक था। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जीते थे, है ना, अपनी अपनी जिंदगी जीते थे। और उस समय में आदिम साम्यवाद में ये सभी जो 4 पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं था। ना तो विवाह परिवार परिपक्वता थी, है ना, बहुत समय, बहुत पहले की बात है, जब आदिवासी या फिर जब कह सकते हैं कि आदि मानव वाली कहानी है ना, आदि मानव वाली कहानी है। ठीक है, और ना ही निजी संपत्ति थी, ना धर्म था, है ना राष्ट्रवाद था। ठीक है, तो जो भी आदिम साम्यवाद था, वहां से लेकर के उसके दौरान ये सब दास व्यवस्था आई है, जहां पर गुलामों को खरीदा जाता था, गुलाम बनाए जाते थे। सामंतवादी व्यवस्था आई है, जहां पर सामंत लोग किसानों का, मजदूरों का शोषण करते थे। इनके अंदर में जो किसान है, मजदूर हैं, वो खेती करते थे, मजदूरी करते थे। उसके बाद में पूंजीवादी आता था। पूंजीवाद में इसमें क्या होता है, इसमें भी मजदूर हैं, उनका शोषण होता है, शोषित वर्ग आता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका मजदूरों का शोषण होता है, उनको श्रम कम दिया जाता है, उनकी मेहनत के अनुसार ही उनको श्रम नहीं दिया जाता, मेहनत से भी कम श्रम दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है समाजवाद। समाजवाद में भी कुछ चीजें सामने विसंगति आती हैं। समाजवाद के अंदर ये सभी चीजें आती हैं। समाजवाद के अंदर मार्क्सवाद, निजी संपत्ति भी आती है, धर्म भी आता है, ठीक है, और राष्ट्रवाद भी आता है, विवाह परिवार भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जहां इनको जाना है, कार्ल मार्क्स को जहां जाना है वो साम्यवाद है। कहां जाना है बच्चा, साम्यवाद है। साम्यवाद में जो यहां था, जो आदिम साम्यवाद में था, कार्ल मार्क्स एक कल्पना करते हैं कि मुझे समाज को, मुझे दुनिया को, मुझे लोगों के रीति रिवाज को वहां पहुंचा देना है जहां ना तो वर्ग हो, ना ही उच्च वर्ग हो, ना निम्न वर्ग हो, ना गरीब हो, ना अमीर हो, ना पूंजीवाद हो, ना मजदूर हो, कोई नहीं हो, ऐसा समाज वो चाहते थे। तो उसी को क्या कहा गया है, साम्यवाद कहा गया है बच्चा। क्या कहा गया है, साम्यवाद कहा गया है। जैसे कि पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि आदिम साम्यवाद है, यह सामाजिक जीवन की शुरुआत है का समय है, जब ना तो निजी संपत्ति का धारण थी, ना ही शोषण था। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते थे और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। और इस समय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों एवं पशुओं से हमेशा खतरा रहता था और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। खाने के लिए भी बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, है ना जी, शिकार करने पड़ते थे, बहुत सारे काम करने पड़ते थे। ठीक है बच्चा, यहां दास व्यवस्था आती है ना, दास व्यवस्था आती है। रोम तथा ट्यूटन आदि में यह व्यवस्था स्पष्ट तौर पर विकसित हुई थी। रोम में बहुत ज्यादा फैली थी यह व्यवस्था, ट्यूटन में बहुत ज्यादा फैली थी। मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, दास व्यवस्था का मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि शोषित वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्यों को संपत्ति बना लिया था। क्या था, जो मनुष्य हैं निम्न वर्ग के, उन्हें क्या बना लिया था, संपत्ति बना लिया था। दास मालिकों की निजी संपत्ति थे, जो गुलाम हैं वो मालिकों की निजी संपत्ति हुआ करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करते थे। उनके साथ कुछ भी करना वैध था, गुलामों के साथ कुछ भी करना वैध था। फिर आता है जी सामंतवाद। यह क्या था, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ। इसमें 2 वर्ग आते हैं, सामंत और कृषक। ठीक है बच्चा, कृषकों को दासों की तुलना में ज्यादा अधिकार थे। जो दास थे, दासों को तो कुछ भी अधिकार नहीं थे, लेकिन यहां पर जो किसान थे, किसानों को थोड़े से अधिकार थे, किंतु उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, है ना, और युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी। ठीक है, जब सैनिक युद्ध होता था तो उसमें किसानों को भी ले लिया जाता था, और यह व्यवस्था यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित थी। पूंजीवादी व्यवस्था आती है जी। औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ था। पूंजीपति, बुर्जुआ तथा मजदूर सर्वहारा,
है ना। पूंजीपति को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, बुर्जुआ कहा है, और जो मजदूर है, मजदूर को सर्वहारा कहा है। ठीक है बच्चा, सर्वहारा मतलब जिसका हर कोई हार करे, है ना, सबका हार करने वाला। ठीक है बच्चा, यहां देखो इसमें मजदूरों को अनुबंध की स्वतंत्रता थी, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें बेगार नहीं देनी पड़ती थी, है ना। थोड़े से बहुत ज्यादा बुरा हाल था, दास व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार होता है, सामंत व्यवस्था में थोड़ा सा और सुधार होता है। कहां, पूंजीवाद में। पूंजीवाद में बेगार खत्म हो जाती है ना, पूंजीवाद में बेगार खत्म हो जाती है, बस उनके काम के अनुसार उनको पैसा कम मिलता था, लेकिन बेगार नहीं देनी पड़ती थी। ठीक है बच्चा, किंतु राज्य की अहस्तक्षेप नीति, मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी रही थी, और मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना तेजी से फैलती है, और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापक हिंसक क्रांति करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। समाजवाद आ जाता है जी बच्चा। समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद की अवस्था स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही भी कहा गया है। ठीक है बच्चा, सर्वहारा की तानाशाही भी कहा गया है, और इस अवस्था में राज्य तो रहता है किंतु जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है और धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसके कार्य अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। बात करते हैं अंतिम अवस्था की। ठीक है बच्चा, बात करते हैं अंतिम अवस्था की, साम्यवाद अंतिम अवस्था है, जिसे मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्न लोक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्न लोक किसको कहते हैं बच्चा, साम्यवाद को कहते हैं। ठीक है बच्चा, साम्यवाद को कहते हैं। ठीक है, विवाह या परिवार और ना ही किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन। ठीक है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इसमें क्या होता है, धर्म जो है वो मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह, न परिवार, न ही किसी प्रकार का अलगाव। ठीक है बच्चा, ना है किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करता है तथा उसे जरूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं, और यहीं पर हमारे मार्क्सवादी विचारधारा आज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कहीं कोई कमी लगी हो, कहीं कोई परेशानी हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चा, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा एम्पायर यूजी नेट को ज्वाइन कर लें। वहां तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, वहां तुम्हें लिंक मिल जाएंगे, वहां तुम्हें तुम्हारी जो डाउट है वो सोल्व होते रहेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है, यहां से आगे हम मनोविश्लेषणवाद को शुरू करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इन्हें बिल्कुल नहीं जाना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।